बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जो है वो धुआंधार जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे हैं। उनके चेयरमैन इमरान खान साहब उन जलसों से खिताब कर रहे हैं और हर जलसे में यही एक बात कही जा रही है कि इस्लामाबाद के लिए आपको जल्द कॉल दूंगा और जब ये कॉल दी जाएगी तो ये समंदर जो है ये बहा ले जाएगा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं और ये हैशटैग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इमरान खान साहब ने आज कुछ बातें की हैं। उनका ये कहना था कि न्यूट्रल्स को मैंने पहले ही बहुत समझाया था, अपने एक वफाकी वजीर की वसातत से भी उन तक पैगाम पहुंचाया था कि अगर ये हुकूमत आएगी, अगर ये लोग आ गए, ये साजिश कामयाब हो गई तो मईशत बैठ जाएगी और वही सूरत हाल हुई है। उनका ये कहना था कि जब से हमारी हुकूमत गई तब से लेके अब तक आप देख लें कि 178 से लेके 193 तक रुपए की कीमत गिरी है और डॉलर की कीमत बढ़ी है। 3000 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में कमी वाक़ई हुई है और उनका ये कहना था कि हल जो है वो नए इंतखाबात है। नए इंतखाबात का ही बार बार बयानिया दोहराया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अब ये इस्लामाबाद की अगर जो कॉल दी जाती है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि ये फैसला काबीना करेगी कि इन्हें इस्लामाबाद आने देना है या नहीं आने देना। अगर हुकूमत ये फैसला कर देती है कि नहीं आने देना और ये है कि इस्लामाबाद जाना है तो फिर तो सूरत हाल खाना जंगी जैसी होगी। फिर सूरत हाल पे कौन ओवरकम कर पाएगा, सूरत हाल को बेहतर तरीके से कहाँ तक ले जाया जा सकता है, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये अज़्म है कि इस्लामाबाद तो जाना है, नए इंतखाबात तो करवाने हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है जब तक इस्लाहात नहीं होगी तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो फिर ये इस्लामाबाद की जो कॉल है इसका आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मैं दो तीन चीज़ें तो बड़ा क्लियर कह दूँ। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो अभी बज़ाहिर सामने नहीं है। बज़ाहिर हुकूमत के कुछ ज़िम्मेदारान आज के दिन तक ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान की कॉल जो है वो एक वैसी ही कॉल होगी, वो आएंगे, जलसा करेंगे, 5, 7, 10 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो क्लियर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान इस दफ़ा नए तरीके से, नए अज़म से, नई हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर इतना क्राउड मौजूद होगा जो शायद इस आज से पहले इस्लामाबाद में नहीं हुआ। और उसके साथ साथ मैं एक बड़ी ख़बर ब्रेक कर दूं, 138 ऐसे मकामात होंगे जहां पर बड़े धरने PTI के मौजूद होंगे। या सर, यानी इस्लामाबाद का टारगेट पूरा होने के बावजूद 138 मकामात पर PTI के बड़े धरने मौजूद होंगे। इसकी तमाम तैयारी, तमाम हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि पूरा मुल्क जैम हो जाएगा, यानी पहिया जाम हड़ताल ही समझ हर चीज़ हो जाएगी। और उसमें आपको ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे, ख़वातीन की बड़ी तादाद नज़र आएगी, यंगस्टर की बड़ी तादाद नज़र आएगी, बुज़ुर्गों की तादाद नज़र आएगी। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि इतना बड़ा एहतजाज हुआ। या सर, एक बात, तमाम तर इख्तलाफात जो लोगों को हैं उसके बावजूद मेरी आज मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात हुई। मैंने कहा जी बताएं, अगर कोई और सियासी जमात मुसलसल ऐसे जलसे करती है तो क्या क्राउड बनेगा? उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा जी हम खुद बैठ के ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि इतना क्राउड कहाँ से आ जाता है, इतना स्टेमिना कहाँ से आ जाता है, किस तरीके से ये हर रोज़ एक जलसा कर रहे हैं। बस कल आपको बताया ना सियालकोट जलसा है और सियालकोट का जलसा कुछ जलसा होगा। सियालकोट में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो ये होगा। या सर, एक तो मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, मैंने आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ, इस्लामाबाद टारगेट पूरा होने के बावजूद, और दूसरी बात ये इस्लामाबाद में कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अगर इन्हें 3 माह बैठना पड़ा, ईद उल अज़हा तक भी बैठना पड़ा, तो ये इस हिकमत अमली के तहत ये सारा कुछ तय कर चुके हैं। इस्लामाबाद के अलावा जहाँ जहाँ धरने होंगे वहाँ पर ये बैठेंगे और इन्होंने वहाँ पर एक अपने फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 7 यानी 10 तक जो है इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं कि अगर आज 4 दिन एक ग्रुप बैठता है तो 4 दिन कौन सा ग्रुप बैठेगा, तो अगले 4 दिन कौन सा ग्रुप बैठेगा, उसके बाद कौन सा ग्रुप बैठेगा। या सर, ये तो है PTI की हिकमत अमली और इसीलिए वो कामयाब तरीन जलसे कर रहे हैं। और जलसों के साथ साथ देखें, आप पंजाब में
अटक वाला जलसा आपने कल देखा है ना जी, क्या वो छोटा जलसा था? अटक का जलसा, आज का जलसा तरीखी जलसा था, आज का जलसा उससे ज्यादा था। और जब आप देखें इमरान खान सबसे पहले जब शाह महमूद कुरैशी करते हैं ताब, तो अवाम को वो एक नया जज्बा दे देते हैं, अवाम बिल्कुल खरी हो जाती है। और जब ऐसे लोग जो स्टेज पे इमरान खान साहब के साथ मौजूद होंगे, तो फिर आप मुझे बताएं किस तरह अवाम आपने राना साहब कुरैशी साहब का तज़किरा कर दिया। इसी बीच हमें ज्वाइन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जी, एक तरफ आप इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं, खान साहब ये कहते हैं कि किसी भी दिन कॉल आएगी, अवाम का समंदर निकलेगा, बहा के ले जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि ये फैसला तो काबीना करेगी कि आपको आने देना या नहीं आने देना। अगर हुकूमत ये फैसला कर देती है कि आपको नहीं आने देना, तो आप क्या समझते हैं, खाना जंगी की सूरत हाल होगी या सूरत हाल कुछ और होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत अगर ऐसा करती है तो बहुत बड़ी हिमाकत करेगी। क्यों? जमा होना, पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी कानूनी हक है और अदालतें इस पे अपनी राय दे चुकी हैं। और अगर उनने एक पुरअमन एहतजाज को रोका तो हम अपना जो कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं और सियासी जो अपना जो फैसला है वो भी बरकरार रखेंगे। तवक्को करता हूं कि हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। आपने देखा हमने जितने जलसे किए हैं और यके बाद दीगर हो रहे हैं, पुरअमन हो रहे हैं। कहीं हम ना ट्रैफिक को मुतासर करते हैं, ना किसी की इमलाक को मुतासर करते हैं, ना किसी को जानी खतरा होता है। अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। तो अगर हुकूमत ये करती है तो बहुत बड़ी मेरी राय में गलती करेगी। हमारा मार्च होना है 20 तारीख को मुल्तान में, इंशाअल्लाह हमारा जलसा है किला कोना कासिम बाग में, और वहां इमरान खान साहब इस्लामाबाद की कॉल की तारीख का ऐलान करेंगे। कैश साहब, आपने कहा कि मुल्तान में ऐलान करेंगे। कैश साहब, आपने एक मरासले के हवाले से बड़ा स्टैंड लिया और उस पर सारी कौम जानती है कि आपका क्रेडिट है। अगर आप उसे सामने लेकर ना आते तो शायद वो चीज़ें छुपी रहती। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ना मैंने कोई ऐसा मरासला देखा, ना कोई ऐसा मरासला था, और ना ही अमेरिका जो है वो इतना फारिग है कि वो हमारे मुतल्लिक़ सोचे। तो आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी तरफ यह भी दावा करते हैं कि अमेरिकी सदर उनके बड़े करीबी हैं। तो आप क्या समझते हैं, आसिफ अली जरदारी के बयान को आप किस सूरत में लेते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब अपने साहिबजादे से, जो काबीना के, जो शहबाज शरीफ के वजीर खारजा हैं, उनसे पूछ लें, क्योंकि काबीना में डिस्कस हो चुका है। और बतौर वजीर खारजा बिलावल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर हैं, और अगर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स देख लें और इजलास में शामिल होना मुनासिब समझे तो उनको मरासला भी मिल जाएगा और मरासले की तफसीलात भी मिल जाएंगी, मिनट्स भी मिल जाएंगे, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने डिमार्च के अहकाम किए थे वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन कोई जहमत नहीं करता। आसिफ अली जरदारी साहब कब पढ़ते हैं? शाह जी, प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया था कि अगर कमीशन ही बना दिया जाए, उनकी मुतालिबात मान लिए जाएं जो आप कर रहे हैं मुतालिबात, तो उसमें हरज क्या है? उनका ये कहना था कि हम जो भी कर लें, हमने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी किया, उन्होंने नहीं माना, हमने कमीशन बना दिया, अब वो नहीं मान रहे, वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। सदर ममलिकत ने जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मान लें जुडिशल कमीशन बन गया, उसकी जो तहकीकात होंगी, तहकीकात में जो भी फैसला किया जाएगा, क्या उसे मिन्नवन कबूल करेंगे या फिर अगर वो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो उस पर भी एहतजाज करेंगे? देखिए, मर्जी की बात नहीं है। हम चाहते हैं हकायक कौम के सामने आ जाए। इस हुकूमत पर हमें एतमाद नहीं है, और वो क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनका माजी का रिकॉर्ड ये है, ये कतरी खत पेश करते हैं जो झूठ का पलंदा होता है। वो उस फॉन्ट का जिक्र करते हैं, कैलिब्री फॉन्ट का, जो अभी ऐजाद ही नहीं होती। तो उनकी साख जो है वो इस किस्म की नहीं है जिस पर एतमाद किया जा सके। चुनाचे हमने दरखास्त की है कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में अगर कमीशन बनता है और वहां सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग होती है, उस पे लोगों को एतमाद ज्यादा होगा। अच्छा साहब, आपने जो कहा है कि ऐसा होता है तो उसमें होगा और उसको आप भी मानेंगे। क्या साहब, ज़रा पाकिस्तानी सियासत पर फिर दोबारा बात करते हैं। वो तो एक मामला हो गया। सुनने में आया है कि लंदन में जो एक मीटिंग हो रही है
उसमें ये फैसला हो गया है कि आप समेत 7 से 8 लोग जो हैं उनको घरों में नज़रबंद कर दिया जाए, तो फिर तहरीक इंसाफ का जो कारवां है शायद वो रुक जाए। देखिए, मैं समझता था कि मुस्लिम लीग नून इतनी मर्तबा हुकूमत में रही है कि कुछ सीख चुकी होगी, और पीपल्स पार्टी इतनी दफा हुकूमत कर चुकी है और जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं, वो कुछ माजी से सबक सीख चुके होंगे, लगता है नहीं। इस वक्त जो लाखों लोग हमारे मजमू में आ रहे हैं, फर्ज कीजिए वो इमरान खान को नजरबंद कर देते हैं, मुझे नजरबंद कर देते हैं, हमारे कुछ और सीनियर लीडर्स को नजरबंद कर देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नजरिया, ये बयानिया दम तोड़ जाएगा? ये एक और सियासी गलती होगी। अगर हुकूमत करना चाहती है, शौक से करे। शाह जी, मैं इस सियासी मंजरा में मजीद भी बात करूंगा। एक पिछले मेरे सवाल से मुल्हिका एक सवाल और ले लें। क्या समझते हैं आपने, जब अदालतें खुली थीं और वो बात हुई थी जब आईनी बहरान एक पैदा हो रहा था, वो PMLN की नज़र में, अपोजिशन की नज़र में, उस वक्त की अपोजिशन की नज़र में हो रहा था, आप ये समझते थे आईनी बहरान नहीं है। अदालतें खुली, आपने बारहा जलसों में ये बातें की कि रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, इनके लिए खुलती हैं, गरीब के लिए नहीं खुलती। तो आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर उस जुडिशल कमीशन के लिए भी तो आप अदालतों से ही रुजू कर रहे हैं। तो ताजीम अगर पहले नहीं तो अब क्यों? अगर अब है तो पहले भी होनी चाहिए थी। अर्ज ये नहीं है, हमें अदालतों का हमेशा एहतराम किया है, और अदालत का जो फैसला आया हमें पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसका एहतराम किया, हमने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, उसे तस्लीम किया। हम तवक्को करते हैं कि अदालत, और देखिए इसके अलावा चारा क्या है, इसके अलावा और रास्ता क्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना नुक्ता नजर पेश करें और सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ें। अगर हुकूमत वक्त ने हमारे कानूनी और आईनी और सियासी रास्ते को रोका, तो फिर वो अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे और मुल्क के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है, आप देख रहे हैं मईशत का बुरा हाल है, आप देख रहे हैं रुपया गिर रहा है। पिछले एक माह में जब से ये हुकूमत आई है, डॉलर 7 रुपया महंगा हो गया है। जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है 3993 पॉइंट्स गिरी है। आप देख रहे हैं कि सरमायाकारी नहीं हो रही, आप देख रहे हैं कि डीजल दस्तयाब नहीं था जब फसल की कटाई का वक्त था, खरीफ की फसल सर पे है। आप देख रहे हैं कि पानी का बहरान है, एक्यूट शॉर्टेज है। इन्हें इन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रही। हमारा जो 9 मंथ्स का रिकॉर्ड है वो डबल डिजिट लॉन्ग जो है ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, डबल डिजिट। हमारे पीरियड में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हुई है और एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है। इन्हें इन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि गिरफ्तारियों पर। शाह साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के मुंतखब, या आप जिस जैसे भी ले लें, वज़ीर आज़म, दीगर वज़रा, साबिक़ वज़ीर आज़म, सब लंदन में बैठे हैं जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत हिचकियाँ ले रही है। तो उस वक्त क्या आप और उस शख्स के पास बैठे हैं जिस पे इल्ज़ाम है कि वो मफरूर है, जो सज़ा याफ्ता है, तो ये भी एक कानूनी चीज़ है। तो क्या PTI इस हवाले से अदालतों से रजू करेगी कि पाकिस्तानी हुकूमत के अहम ज़ुबादारान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से मुशावरत नहीं करनी चाहिए? हैरान कुन है, न सिर्फ लंदन में बैठे हैं और फैसले उनसे करा रहे हैं जिनके बारे में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला दे चुकी है। लंदन में न सिर्फ बैठे हैं, वहां पराठे खा रहे हैं, उनको ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या आप इस सिलसिले में अदालतों से रजू करने लगे हैं? नहीं, अदालत से हमने इस मामले में क्या रजू करना है, इन्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या हमारे वजीर आजम जो है और काबीना है वो इतनी बेख्तियार है कि उन्हें हर कदम पर बाहर से इशारा लेना पड़ता है। हम यही तो कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि हम अपने फैसले खुद करें और बाहर के इशारों किनारों से इज्तनाब करें।
शाह जी, जब आपकी जमात ने एक नैरेटिव अपनाया बैरूनी साजिश का और बैरूनी साजिश के नतीजे में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने की बात की, तो उस नैरेटिव को अवाम ने बहुत तेज़ी से बाय किया और अवाम एक बड़ी तादाद में आपके साथ निकली, जो आपके लिए बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन जब आप ये समझते थे कि अवाम आपके साथ निकल रही है, आपने इब्तदाई तौर पर चेयरमैन PTI ने यह पैगाम दिया कि इदारों पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, फिर रफ्ता रफ्ता बयानात में तब्दीली किन वजूहात की बुनियाद पे आ रही है? यानी आप ये कहते हैं कि न्यूट्रल्स को हमने समझाया था कि मईशत खराब हो जाएगी, फिर चौकीदार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तो इस तरह का नैरेटिव अपनाने से आपकी मनफी तब्दीली नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह है कि लोगों की पजीराई तो मिल रही है। आज भी आपने देखा कि मर्दान में जो एक जम्मे गफीर था, कल आपने अटक में देखा, उससे पहले आपने जेलम में देखा, आपने मियांवाली में देखा, आपने एबटाबाद में देखा, आपने किस किस शहर का इशारा आपकी तरफ पेशावर में देखा, आपने कराची में देखा, आपने लाहौर में देखा, आपने इस्लामाबाद में देखा। तो अवाम तो अपनी राय दे चुकी है, हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर चुकी है, हमारे बयानिए को कबूल कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इदारों पे तनकीद नहीं की। क्या सब जरा इस बात कर दे, अगर 1% मैं कह रहा हूँ 1% अगर ये वाकई गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ ने कोई सेकंड अपनी हिकमत अमली बनाई है कि फिर क़यादत कौन करेगा? देखिए, हमारा चेन ऑफ कमांड है और वो चेन ऑफ कमांड बिल्कुल हरकत में आएगा। मरकज़ी लेवल पर भी है और सूबाई लेवल पर भी है, और मैं बिल्कुल ये कहूँगा हमारी तहरीक पुरअमन है। हम कानून के दायरे में अंदर रहते हुए अपना आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसके बावजूद गिरफ्तारियां की तो पार्टी फिर कारकुनों को हिदायत देगी कि उन्होंने क्या करना है, और वो हिदायत इंशाअल्लाह 20 तारीख को मिल जाएगी। 20 तारीख को, यानी आप डेट अनाउंस कर देंगे? तो शाह साहब ये भी अनाउंस कर देंगे और हिदायत भी दे देंगे, और डेट भी अनाउंस कर देंगे। तो शाह साहब आइंदा आने वाले दिनों में यही 20 तारीख का एक आखिरी है, किसका आखिरी जलसा होगा, उसके बाद क्या खान साहब किसी जगह से किसी रैली की क़यादत करेंगे या बनी गाला में रहेंगे, सब इस्लामाबाद आए, या खान साहब किसी जगह से किसी रैली की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आएंगे? ये अभी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता ना, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अच्छा शाह जी, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में मईशत की जो बदहाली है, डॉलर की कीमत का बढ़ जाना है, मौजूदा हुकूमत वो आपके सर पे थोप रही है, वो ये कहती है कि आपके ही मुआहदे थे जिसकी वजह से हमें जब निकलेंगे तो डॉलर मुस्तहकम होगा, बसूरत दीगर सूरत हाल यही रहेगी। देखिए, ये इनकी खाम ख्याली है। बदकिस्मती से इनका बयानिया ये था, ये निकले थे कराची से महंगाई के खिलाफ मार्च करने। आज कौम देख रही है कि 1 महीना इनको हुआ है, क्या महंगाई में कमी हुई है या इजाफा हुआ है, क्या बिजली के निर्ख कम हुए या उनमें बढ़ गए हैं, क्या डॉलर सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है, कौम देख रही है। अभी तो जो IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं, उसके बाद जो सब्सिडीज विड्रॉ करनी है, क्या उससे पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा या महंगा होगा। तो इनका अपना बयानिया जो है वो नाकाम रहा है, और लोग इनकी बात पर अब तवज्जो नहीं दे रहे। लोग देख रहे हैं इनके पास क़यादत नहीं है, इनके पास सिमत नहीं है, इनके पास मंशूर नहीं है, मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, और ये एक मनफी एजेंडे पर इकट्ठे हुए थे इमरान खान से छुटकारा हासिल करना है। चलो वो तो आपने कर लिया, अब क्या करना है? फिर आप देख रहे हैं गंदम का बहरान आने वाला है। इस वक्त आपकी जो जरूरत से 3 मिलियन टन गंदम कम पैदा हुई है। आटे का बहरान जो है दैट्स राउंड द कॉर्नर। और क्या हुकूमत ने कोई बंदोबस्त किया है? हमने तो किया था, हम तो 2 मिलियन टन सस्ती गंदम लाने का हमने मुआहदा कर लिया था, बात कर ली थी। क्या ये उसको परसू करेंगे कि नहीं करेंगे, या ये इनके आका इनसे नाराज हो जाएंगे? शाह साहब आखिरी सवाल है, ये 2 छोटे से सवाल हैं। एक तो ये बता दें, क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, किसी की तरफ से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएंगे? और हम बैकडोर राब्ते पर यकीन नहीं रख रहे, हम फ्रंट डोर से मुतालबा कर रहे हैं कि बिल फॉर इलेक्शन करवा दिए जाएं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें,
हम मिल बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर और मसाइल पर गुफ्तगू करने। यानी आप खान साहब के उस बात की तायीद करते हैं कि उन्होंने बहुत से नंबर ब्लॉक कर रखे हैं जो बैकडोर राब्तों में कारगर साबित हो सकते हैं? मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा हम जो कह रहे हैं सरेआम कह रहे हैं और हम समझते हैं मुल्क के मफाद में कह रहे हैं। हम समझते हैं इस वक्त मुल्क जिस बहरान से दो चार है उससे निकलने का वाहिद रास्ता फ्रेश इलेक्शंस हैं, नए इंतखाबात हैं। शाह साहब, अगर आपको यह यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से कराई जाती है कि हम बजट के फौरी बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे और उसमें कोई ज़ामन होता है, तो क्या फिर ये मार्च जो है मार्च मुलतवी कर दिया जाएगा? हमें यकीन दहानी नहीं, हम ऐलान आप सुनना चाहते हैं। हम एक पब्लिक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम एक पब्लिक स्टेटमेंट चाहते हैं, बाकायदा हुकूमत बताए कि असेंबलियों को कब डिसॉल्व करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। अगर ये ऐलान करते हैं तो फिर हम मामलात पर गौर कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऐलान हो कि इंतखाबात कब होंगे, असेंबलियाँ कब डिसॉल्व होंगी, तो फिर उस पर गौर ख़ौज़ किया जा सकता है। बसूरत है दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है नए इंतखाबात के हवाले से वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू कर दें, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की मईशत का हाल ये है कि स्टॉक एक्सचेंज मंदी की जानिब गामजन है। आज बहुत दिनों बाद 588 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन यह भी हौसला अफजा नहीं है। जब से देखिए नई हुकूमत आई तब से लेके अब तक 2500 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। मजमूई तौर पर 3000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ थी, लेकिन आज जो स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी बेहतरी हुई उससे अभी तक भी 2500 पॉइंट्स की कमी वाक़ है पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में। डॉलर का अगर रेट देखें तो डॉलर 178 से 193 तक पहुंच गया और 193 से ज्यादा भी ओपन मार्केट में मिल रहा है। यह तो है मौजूदा मुआशी सूरत हाल, ये स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है। अशियाई जरूरिया की बात करें तो हफ्तावार महंगाई के जो एदाद शुमार जारी किए गए इदारा शुमारियात की जानिब से, उसमें भी महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर गंदुम बहरान भी पैदा होता है तो सूरत हाल किस नहज पे जाएगी? मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज है, यही पॉलिसीज कितनी देर पा हो सकती हैं या ये पॉलिसीज हमें क्या तबाही के दहाने पर ला खड़ा करेंगी? वजूहात क्या है महंगाई की और इसका सद्देबाब किस तरीके से किया जा सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब ने। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुआशी तर्जुमान भी रहे हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। मुजम्मिल साहब, इस वक्त जो डॉलर की सिचुएशन है, पहले बातें ये होती थी कि फ्री फॉल जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा डॉलर को और मार्केट में फ्री फ्लोटिंग की वजह से इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके से आ सकता है? इसकी दीगर वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, बात यह कि इस वक्त सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जो है एक अनयूजुअल टाइम है और वो अनयूजुअल टाइम पाकिस्तान में थोड़ा सा और ज़्यादा जिसे कहते हैं कि गहरा हो गया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अनयूजुअल टाइम में आपको अनयूजुअल तरीके से जो है पॉलिसी एक्शंस लेने होते हैं और वो पॉलिसी जब एक्शंस आप लेते हैं तो उससे आप अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये इस गवर्नमेंट ने आके इस अनयूजुअल टाइम को हमारे गवर्नमेंट पे थोपने की कोशिश की ताकि इनकी आने की जस्टिफिकेशन हो जाए। अगर ये एडमिट करते हैं कि ये अनयूजुअल टाइम भी है, एट द सेम टाइम पीछे से हमें चैलेंजेस और इम्बैलेंसेस भी मिले हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती। अब ये इसका जो है आज छठा हफ्ता 5 वीक ख़त्म हो गए इनकी हुकूमत की, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी और कोई पॉलिसी एक्शन नहीं किया। अनयूजुअल टाइम में आप जो है सिर्फ यूं बैठ के तमाशा नहीं देखते और आप इस डर से नहीं बैठते क्योंकि मैं माजी में कहता था कि डॉलर ये गिर रहा है तो मैंने अगर कुछ ऐसा किया तो मैं गंदा हो जाऊंगा, या माजी में मैं ये कहता था कि पेट्रोल जो है मैं कहता था कि हम जो है जब $90 का बाहर था तो हम पाकिस्तानी 70 रुपये में देते थे, तो अगर अब मैंने बढ़ाया तो लोग कहेंगे कि आप तो झूठे थे। उस इनएक्शन में मज़ीद नुकसान हो जाता है मुल्कों को। तो आपको जो है हमेशा से एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर किसी का कारोबार में नुकसान हो जाता है तो वो अक्सर बच्चे जो है वो कारोबार का नुकसान अपने घर वालों से शेयर नहीं करते और वो कोशिश करते हैं वो नुकसान पूरा करें तो कहीं इधर उधर से उधार पकड़ते हैं, वो मज़ीद नुकसान बढ़ जाता है। अगर वो शुरू में ही एडमिट कर लेते तो वो कभी वो नुकसान बढ़ता नहीं, उनके घर वाले उनको समझा बुझा के सही तरीके से चलते आगे।
अब ये क्या कर रहे हैं कि ये अब डिले कर रहे हैं, पॉलिसी एक्शन नहीं कर पा रहे, इत्तेहादियों से कभी डरते हैं क्योंकि 2 वोटों पे बैठे हुए हैं, कभी अपने माजी के स्टेटमेंट्स, इनको अभी मिफ्ता इस्माइल ने 2 महीने पहले फरवरी में कहा था कि कौन से पाकिस्तानी की ताकत है 137 रुपए का पेट्रोल लेने में, 137, और अब वो 300 रुपए डीजल की बात कर रहे हैं यहाँ किससे 150 रुपए बढ़ाने की। तो ये चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, अगर ये इसी तरह अपने इत्तेहादियों से डरते रहे और अब भी इन्होंने पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई, जो नज़र आ रही है कि नहीं बढ़ाएंगे, तो उससे क्या डॉलर की कीमत पे कोई असर पड़ेगा? डॉलर की परवाह ऊपर जाएगी या पाकिस्तानी रुपया जो है उसकी मौशियत बेहतर होगी, क्या होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि डॉलर की कीमत जो है उसका बराह रास्त ताल्लुक ज़रूर होता है जब आपकी दरामदात बढ़ती है। अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैं 100 लीटर महीने का पेट्रोल इस्तेमाल करता हूँ, 100 से 110 लीटर पे जाता हूँ, तो डॉलर की खपत में नुकसान होगा क्योंकि मेरा दरामदी बिल बढ़ जाएगा। अभी मसला ये है कि अगर इमरान खान होते तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाते, बिल्कुल नहीं बढ़ाते, क्योंकि जो उन्होंने कोरोना में, आपको पता है आखिरी दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत कम की थी 10 रुपये, उससे पहले 14 दफ़ा मुसलसल बढ़ाई थी इमरान खान ने कीमत, 14 दफ़ा, जुलाई 2021 से लेके जनवरी 2020 तक। मार्च में आके उन्होंने कम कर दी। उसकी वजह क्या थी? अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई जाती तो फिर दूसरी सूरत में तो हमें कौमी खजाने पे ही बोझ डालना पड़ना है ना। मौजूदा हुकूमत कहती है कि 100 अरब से ज्यादा हम सब्सिडी दे चुके हैं, मजीद सब्सिडी कितनी दे सकते हैं, तो वो फिर बसूरत दीगर कुलिया कौन सा? मैं इसी तरफ आ रहा था भाई, इसी तरफ आ रहा था। मार्च में क्यों फैसला किया? सबसे पहले बात तो ये है ना कि क्यों 28 फरवरी को इन्होंने फैसला किया 10 रुपए कम करने का। उससे पहले 14 दफ़ा उन्होंने बढ़ाई, बगैर डरे बढ़ा दी। 28 फरवरी को वो रूस से होकर आए, उन्होंने देखा कि ये जो रूस की जंग है इससे जो है आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये तेल की कीमतें जो हैं ये वॉर की वजह से बढ़ रही हैं, तो ये जो कीमतों का बोझ अगर मैं मुंतकिल करूँगा अपनी पाकिस्तानी कौम पे तो उससे मईशत भी स्लो होगी और महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। उसके लिए उन्होंने, एक शौकत तरीन साहब भी आपको पता है कहते हैं कि जी मैंने मतलब उसके लिए 466 अरब रुपए का अरेंजमेंट किया था, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब रशिया से जो है आपको पता है सस्ता तेल भी ले आए थे, बात कर ली थी। अब आप कह रहे हैं 100 अरब की बात कर रहे हैं, ये 466 अरब का पैकेज था। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, कोरोना, जब कोरोना हुआ था तो इमरान खान ने 1200 अरब का पैकेज दिया था, और उस 1200 अरब का पैकेज के रिजल्ट्स क्या निकले कि पाकिस्तान की मईशत चल गई थी, वो जीडीपी जो मनफी 1% थी 5.6% पे आ गई, रोजगार बढ़ा, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ। कभी आप बेट लेते हैं कि आपने किस टाइम पे बेट लेनी है। जब 14 दफा बढ़ाया तो एक दफा कम करने का ये बेट थी कि हम अपनी मईशत को इम्पैक्ट नहीं करने देंगे। अब इनके साथ हुआ क्या? बदकिस्मती, थोड़ी सी बैड लक हुई है इन बेचारों के साथ। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई थी उस दिन हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई 1 लीटर डीजल डलवाता था तो 15 रुपए हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जा रहे थे। अब जो पिछले 1.5 महीने में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत वहीं खड़ी है, डीजल की कीमत 70% बढ़ गई। उसकी वजह से अब जो एक शख्स पेट्रोल 1 लीटर डीजल डलवाता है, हुकूमत की जेब से 80 रुपए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 32 अरब रुपए महाना की जो सब्सिडी दी थी इमरान खान ने वो बढ़कर हो गई 120 अरब रुपए महाना। अब इस विंडो के दरमियान इनका पॉलिसी इन एक्शन था कि ये एक तरफ या तो आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी बढ़ाने की, अब हिम्मत नहीं हो रही तो आप उसके मुतबादिल तो ढूंढें, आप जो है उसके किसी और जगह पे टैक्स लगा दें, आप जो है रशिया वाली डील को एक्टिवेट करते, आप सऊदी अरब से डेफर्ड ऑयल पेमेंट लेते। ये कुछ नहीं कर सके। ये 6 हफ्तों में जो है ना कभी उम्रा कर रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी लाहौर में ईद मना रहे हैं, कभी पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए जो है वहां पे सारा कुछ कर रहे हैं। 2 हफ्ते तक जो है इन्होंने वो नहीं दी, काबीना नहीं दी। फिर जो है उसके बाद जो है दो वजीर खजाना, मुख्तलिफ राय अंदर से, तो कोई पॉलिसी और कोई डायरेक्शन नहीं। पॉलिसी और डायरेक्शन अभी तक इनकी तरफ से सामने नहीं आई। अनयूजुअल टाइमिंग थी जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत जो है वो फंस चुकी है। मौजूदा हुकूमत को मुश्किल फैसले करना होंगे, वो मुश्किल फैसले जितनी जल्दी कर सकें, वो बेहतर हिकमत इल्मी जितनी जल्दी तरतीब दे सकें, उसी से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बसूरत दीगर तो बहरान में फंसते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा बशमूल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। दौरा तो था 2 दिन का, लेकिन दौरे में एक रोज़ की तौसीह दी गई और आज तीसरे दिन फिर से बैठक लगाई गई है। 2 रोज़ में शायद मामला तय नहीं पाए, 2 रोज़ में शायद हिकमत अमली तरतीब नहीं दी जा सकी कि एक दिन फिर से इसको तूल देना पड़ गया और फिर से बैठक सजा ली गई है। इत्तलात ये भी हैं कि कुछ हलफ लिए गए हैं कि इस मीटिंग के अंदर जो बात होगी वो बाहर नहीं की जाएगी। इत्तलात ये भी हैं कि कुछ मौज़ूआत के ऊपर बात ना करने पर भी हलफ लिया गया है। अब इसमें सदाकत क्या है ये तो रब भी जानता है या फिर ज़राए जो मुस्तनद हैं वो जानते होंगे। दूसरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है शायद कि इंतखाबात के हवाले से फैसला क्या करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत तो हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के बगैर मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है, मरीम नवाज साहिबा भी ये बात कर चुकी हैं कि इंतखाबात तो होने चाहिए, अवाम को ये बात पता चलनी चाहिए कि मौजूदा महंगाई तो PTI की वजह से, हमारी वजह से तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि इस वक्त जो महंगाई का वबाले जान बना हुआ है ये हमारे गले में अगर पड़ गया तो हमारे लिए निकलने की राह नहीं बनेगी। फैसले क्या हुए इसी पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कबल अज वक्त इंतखाब तो बाद में बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून ने फैसला क्या किया है, कुछ बातें हलफ लेने के हवाले से, क्या कोई वाकई हलफ लिए गए? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पता है शाहिद खान अब्बासी साहब को वापस बुला लिया गया। शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं थे, बाकी सब मौजूद थे। वो उन्हें आज की कॉल भी नहीं दी गई। हाँ जी मैं बता दूँ, शाहिद खान अब्बासी साहब जब पहले मिल के आए तो शाहिद खान अब्बासी साहब अपना पैगाम और मरियम साहिबा दोनों का पैगाम दे के, अच्छा, पैगाम ये था कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाकर ये कहा कि मियाँ साहब हमने सबसे बड़ी गलती की है हुकूमत लेके, सारी बदनामी, सारी महंगाई का तूफ़ान, सारा कुछ हमारे हिस्से में आ गया है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो मज़े लूट रही हैं, उनको फ़ायदा हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। और अगर हमने हुकूमत ले लिया है तो अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम कोई ख़ुद से फ़ैसला कर सकें। अगर हम कोई फ़ैसला करने लगते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है। ये मैं आपको अच्छा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो मियाँ साहब को बता के आ गए। अब इस गुफ्तगू के बाद वो आगे इजलास शुरू हुए तो मेरे पास जो इतलात है उन इजलासों में मियाँ साहब ने कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया। एक तमाम लोगों पे जितने वहाँ पे थे। बेसिक तो मियाँ साहब जो चीज़ चाहते थे, 3 चीज़ें या 4 चीज़ें जो वहाँ पे तय हुई हैं मैं आपको बता दूँ। नंबर 1 तो जुडिशल जो कहा है उस कमीशन जो है उसके हवाले से, जुडिशल कमीशन नहीं, जुडिशल मामलात के हवाले से कोई असम्बली के थ्रू अच्छा यानी अपने केसेस के हवाले से करने लगे हैं। उसके बाद नैब तरामीम है कि जिस तरह के 10 करोड़ से ऊपर की रकम जो होगी, ऊपर का कोई मामला होगा तो उसे नैब देखेगा नीचे वाले। और दूसरा ये कि ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत नहीं करेगा, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे मादर बिदरजात कर दिया जाएगा। और तीसरी जो होगी वो हर सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके वोट को हक नहीं दिया जाएगा। 7 कौमी असम्बली की नशस्तें रखी, मखसूस नशस्तें रखी जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये फ़ैसले वहाँ पे हुए हैं जो हमारे ज़राए के मुताबिक। फिर मियाँ साहब ने कहा है कि मैं हर सूरत इसमें तो वो इंतखाबी इस्लाहात तो है नहीं। मैं इंतखाबी इस्लाहात मैंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात में सिर्फ ओवरसीज़ का हक, ओवरसीज़ और EVM। अच्छा EVM ओवरसीज़, और साथ एक लफ्ज़ लिखा जाएगा कि ये कोई भी और अदारा आप समझ के हैं वो किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं होगा। अच्छा। ये बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश पे ये भी होगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाएं आप। वहाँ पर जो बातें हुई कि एक ये भी वहाँ पे फैसला हो चुका है। अब इत्तेहादी उस पर मानते हैं या नहीं मानते, और कुछ कोई इस पर मानता है या नहीं मानता कि जनाब पाकिस्तान जाकर सख्त तरीन इक़दामात किए जाएंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। मेरे पास इतला ये है कि 6 से 7 अफराद की एक लिस्ट बनी है। फिर से खाना जंगी का किसी ने मशवरा दे दिया, फिर लगता है लिस्ट बनी है जिसमें कहा गया है कि इन 6 से 7 अफराद जो हैं इनको नज़रबंद किया जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ, इन पर सख्ती की जाए, इन पर केसेस किए जाए। और मियाँ साहब ने अपनी तरफ से कहा है, बड़े मियाँ साहब ने, कि मैं इलेक्शन से हर सूरत 1 से 1.5 माह पहले पाकिस्तान होऊंगा। मेरी सज़ा का फैसला करवाते हैं नहीं करवाते, क्या मामलात करते हैं, ये आपने करना है। और एक इशारा दिया गया उनकी तरफ से कि आप जिनसे जो तय करना चाहते हैं करें, मैंने हर सूरत में इलेक्शन में पाकिस्तान होना है। तीसरी बात वहाँ पे जो एक डिस्कस हुई, इस पर आप कहते हैं कि डिस्कस ये हुई कि यहाँ से की हुई कोई बात भी
आगे नहीं की जाएगी। फिर कहा गया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। यासर ये लफ्ज़ हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो ख़ुद मज़े ले रही है और हमें ज़लील करवा रही है। वहाँ पर डिस्कस हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश है कि वो सदर पाकिस्तान बने, तो जिस पर वहाँ पर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया। कहा गया कि उनके साथ उसी तरह खेलें जिस तरह खेलना है। और अच्छा, मैं शायद कहा गया हो जिस तरह उन्होंने खेला। और फिर ये फैसला हुआ कि इलेक्शन को फौरी इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन एक बजट दिया जाए। लेकिन फौरी इलेक्शन भी कब हो सकता है? वो भी तो नवंबर सितंबर अक्टूबर। और साथ में कहा गया कि जनाब बजट दिया जाए, बजट के फौरी बाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। अब बजट उन्होंने कहा इतना कमाल का बजट बना के दें, जो बजट लंदन में ही बन रहा है, वहीं पे बजट बन रहा है, पिछले 2 माह से बजट बन रहा है। अच्छा, उधर वाले वज़ीर ख़ज़ाना जी, तो बजट बनाया जाए, बजट में अवाम को रिलीफ देने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। ये तो फैसला है लंदन अलामिया है, जो खुफिया भी है या जिस तरह भी है, लेकिन चीज़ें बाहर निकल आती हैं। अब इस लंदन अलामिये पे क्या मियाँ आसिफ अली जरदारी साहब राज़ी होते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी होते हैं? क्या इस पर कोई और राज़ी होता है? अगर तो राज़ी नहीं होता तो फिर ये चाहेगा। ये वो असल चीज़ें थी जो मैंने आपको लंदन के हवाले से बताई, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन और शाहिद खान अब्बासी में एक आखिरी बात बता दूँ, शाहिद खान अब्बासी ने जो बातें की थी उसके लिए जब वहाँ पर ये बातें हुई तो कुछ वज़रा ने उस पर इतराज़ किया कि ऐसा नहीं है, जिस पर शाहिद खान अब्बासी साहब को दोबारा बुला लिया गया है और दोबारा बुला के शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो अपनी बात पर स्टैंड ले रही है। अच्छा, अपनी बात पे स्टैंड ले लें। अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो स्ट्रेटजी तरतीब दे रही है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का उनसर किस हद तक शामिल है। जरदारी साहब तो ये कहते हैं कि इसमें सारी मुशावरत मैं मियाँ साहब से कर चुका हूँ, उन्हें समझा भी चुका हूँ। देखते ही हैं कि क्लैश अगर बनता है तो वो नुक्ता एतराज़ जो है वो कौन सा जन्म लेता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल सियालकोट में जलसा चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें सियालकोट में लोगों को मदऊ भी किया और सियालकोट के लोगों की तारीफ़ भी की है। अब जिस जगह पे ये जलसा होना है उसका तनाज़ा सामने आ गया। एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने उसकी परमिशन नहीं दी, दूसरी तरफ मसीही बरादरी उठ के आ गई कि ये हमारी रूहानी जगह है, 150 साल से हमें यहाँ पे कदीम इबादत करने के लिए ये जगह मुख्तस की गई है, तो कोई यहाँ पे जलसा कैसे कर सकता है। तो ज़िला इंतज़ामिया ने भी ये कहा कि ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की निजी है, तो आपको उनसे इजाज़त मांगना होगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया और कुछ हंगामा भी दिखाई दिया। हमारे नुमाइंदा हामिद रज़ा कालू जो सियालकोट से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे मामले की तफसीलात जानते हैं, फिर राना साहब की तरफ बढ़ेंगे और राना साहब का तज्ज़िया हासिल करेंगे, उनकी खबरें क्या हैं। हामिद, बताइएगा मामला क्या हुआ था आज जो तनाज़ा देखने में आया? एक तरफ PTI के कारकुनान थे, दूसरी तरफ दूसरी बरादरी थी। अब वो क्या चाहते हैं? दोनों तरफ क्या किसी नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है? क्या कल के दिन खुश असलूबी के साथ जलसा हो जाएगा या कल के दिन भी हंगामा देखने को आएगा? अभी तक किसी नुक्ते पे इत्तेफाक तो नहीं हुआ, ताहम जो मसीही बरादरी की जानिब से जो गेट बंद किया गया था, जिसकी एंट्रेंस के साथ एक पंजाब कॉलोनी, तकरीबन 800 के करीब घर हैं वहाँ पे, जो रहायशी लोग हैं उनकी भी साथ ही अपने घरों की एंट्री भी बंद हो गई थी। काफी देर ये तमाशा जारी रहा। उसके बाद DPO सियालकोट वहाँ पर आए और उन्होंने मुज़ाकरात किए। PMLN के अक़लियती जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली तारक गिल वहाँ पर उसकी क़यादत कर रहे थे, जो मसीही बरादरी है उनकी। और कहा यह जा रहा था कि ये चूंकि अमेरिकन मिशन की जो जगह है, अमेरिकन मिशन की, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुआई तकारीब जो है वो हो सकती हैं। तकरीबन 115 साल हो चुके हैं इस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ दुआई तकारीब होती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर इतवार को ये इस ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं होती। यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, इसके अलावा यहाँ पे बास्केटबॉल यहाँ पे खेली जाती है। आम रूटीन के दिनों में भी यहाँ पे भी दीगर गेम्स जो है यहाँ पे खेली जाती है। लेकिन खुसूसी तौर पर इस जलसे के हवाले से अगर देखा जाए तो चूंकि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को काफी दिन पहले यहाँ पे PTI की जानिब से भी दरख्वास्त दे दी गई थी कि हमने यहाँ पे जलसा करना है, और एन एक दिन पहले जिस दिन जलसा होना है उससे एक दिन कबल इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो असिस्टेंट जो AC साहब हैं जिनकी ये जुम्मेदारी थी, सुना है कि वो भी बड़े नारेबाजी करते रहे हैं, वो भी इस फसाद में अपना हक अदा डालते रहे, इसमें कितनी हकीकत है? जी, इसमें बिल्कुल इसमें हकीकत है। इसमें वो जो हमने जो सुना है, हमारे भी इल्म में ये बात आई है कि जो यहाँ की जो नून लीग की क़यादत है उसके खिलाफ भी ये बोलते रहे हैं। ये क्या नाम है AC साहब का जो ये बोलते रहे हैं?
इनका नाम मोहम्मद मुर्तजा इनका नाम है जी। और ये सियालकोट में देखें इतना बड़ा इशू है, यहाँ पे मजहबी तनाजा बनने जा रहा था, खून खराबा होने जा रहा था। मैं समझता हूँ कि डीपीओ सियालकोट ने आकर ये तमाम जो मामला नहीं, इसमें कोई शक नहीं, डीपीओ सियालकोट ने मामले को समेटा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर का जो काम था इस मामले को हल करना, इसको खुश असलूबी से इसको हल करना, वो जाकर होटलों के ऊपर वन डिश के खिलाफ छापे मारे थे। बाकी भी दिन काफी रोज बाकी होते हैं कि हफ्ते में बाकी दिनों में ये काम किया जा सकता है। खुसूसी तौर पर जब नक्शे अमन का खदशा हो तब जो इंतजामिया है उसको बजाय होटलों के ऊपर जाके वन डिश के खिलाफ छापे मार रहे और वहां पे जाके लोगों के किचन चेक करना, मैं समझता हूँ कि लोगों की जाने साहब ये जो एसी साहब है इन्होंने आज नारे भी मारे, जो आपको भी रिपोर्ट हुआ, हमें भी हुआ, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमजा शहबाज का दौरे हुकूमत और उसी के खिलाफ और मंशा भट्ट के खिलाफ और सब के खिलाफ नारे लगवाएंगे और खुद लोगों से कह के नारे लगाओ फिर ये जगह देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, यहाँ पे ये नारेबाजी जो है ये करवाते रहे हैं और जगह के लिए ताकि यहाँ पे इनके खिलाफ नारेबाजी और यहाँ पे जगह इनको मिल जाए। मैं समझता हूँ कि एसी साहब का जो रवैया है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इनका यहाँ। सही, चलें जी, ऐसी हो या कोई भी हो, इनको इस कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया हामिद रजा कालू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आप ये देखिए असिस्टेंट कमिश्नर नारे लगवा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ उस्मान डार साहब भी कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है, जो मसीही बरादरी ने इकदाम उठाया है वो क्या नाम है वज़ीर आला पंजाब की ईमा पर उठाया। अब ये जो तसादुम आप इस तरीके से करवाएंगे तो उसका सूरत हाल का नतीजा क्या होगा? यस, ये मैं तो बताऊँ, ये जो MPA गए हैं वहाँ पे तारक गिल, इनका तल्लक लाहौर से है और ये लाहौर से इनका तल्लक है, मुस्लिम लीग नून के MPA हैं, ये स्पेशल वहाँ गए और ये इस पर ये बात दुरुस्त है उस्मान डार साहब की, ये वहाँ पे गए और इन्होंने वहाँ जाके बाकायदा इसको इशू बनाया। अगर किसको नहीं पता था कि इस ग्राउंड में कित जलसा हो रहा है, जलसे के बैनर लगे हुए थे, जलसे की पब्लिसिटी, जलसे के हवाले से आज से कम व बेश को 20 दिन पहले का ये अनाउंसमेंट थी और वहाँ पर सारा कुछ हो रहा था, स्टेज बन रहा था, रोक देना चाहिए था। या सर स्टेज बन रहा था ना, स्टेज नहीं बनने देना चाहिए था, हर चीज़ उससे रोक देनी चाहिए थी। आज एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर यह सारा कुछ हुआ और इस कदर ज़्यादा हंगामा हराई हुई कि मजहबी फसाद वहाँ पे बर्पा हो सकता था। लेकिन DPO सियालकोट, मैं समझता हूँ, मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस मामले को रोका। लेकिन मज़े वाली बात है ये मामला तो रोकना चाहिए था असिस्टेंट कमिश्नर को। नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर को किसकी आशीर्वाद हासिल? असिस्टेंट कमिश्नर के मतलब चला जी कि जो AC हैं वहाँ पे सियालकोट, जो मैं तो उनको जानता भी नहीं, उनके मतलब पता चला, चूँकि ये आज बड़ी खबर थी, उनको मतलब पता चला कि जी वो कोशिश कर रहे थे कि ये मामला इतना बिगड़ जाए कि जिसके बाद ज़रा बाद में उन्हें कहा जाए कि आप इसको समेटने की कोशिश करें, तो फिर वो कुछ लोगों को मनाने की कोशिश करें और अपने नंबर बने। अब AC के पास ये एप्लीकेशन DC को दी, DC ने AC को कहा आप चेक करें। अगर यहाँ पे कोई मामला तो उसे चेक करना चाहिए था, उसको चेक करके येस या नो करना चाहिए था। जब एक हुकूमती ज़िम्मेदार, मैं कहूँगा अहम ज़िम्मेदार हुकूमती ज़िम्मेदार ये होंगे ना, ये सरकारी अफसरान जो है, ये खुद वहाँ पे नारे लगवाने वालों को कि आप नारे लगाएं फिर मामला हल होगा, तो फिर क्या होगा? और ये नारे किसी और के ख़िलाफ़ नहीं, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ लगते रहे, ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ लगते रहे, मंशा भट्ट के ख़िलाफ़ लगते रहे, जो रिपोर्टेड हुआ है, मुझे नहीं पता ना मैं सुनने वाला हूँ। लेकिन ये इतने जलसे इमरान खान क्यों हुए हैं? आखिर सियालकोट के जलसे में ऐसा क्यों हुआ? और सियालकोट का जलसा बड़ा अहम जलसा है सर, वहाँ पर ख्वाजा आसफ़ का भी हल्का है, वहाँ पर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का घर कहलाता है सियालकोट जाए, और मुस्लिम लीग नून के घर में अगर जलसा जहाँ पे बाकी हो रहे थे तो इन जलसों की भी इजाज़त दे देनी चाहिए थी। अब वो कह रहे हैं उन्हें कि किसी सूरत में हमने जलसा नहीं करने देना, कल फिर इस पर फटा पड़ेगा। DPO ने बड़े आसान तरीके से काम को तो संभाल लिया है, ग्राउंड भी खोल दिया है, वो तो आज के मामले को संभाला ना, वो तो आज पुलिस को इंतजामिया को बीच में आना पड़ा, लेकिन कल जलसा है। और ये भी सुनने में आया कि कल इमरान खान की आमद पर हो सकता है फिर यही लोग किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर ऐसा एहतजाज करें जिससे बदअमनी पैदा हो। तो ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये सियासी इख्तलाफात सियासत की हद तक रहना चाहिए। ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि तारक गिल ही क्यों गए और लाहौर से ही क्यों गए, लाहौर से जाकर उन्होंने ऐसे वहाँ पे क्यों इतना शोर डाला, क्यों ऐसा किया गया? और PTI जलसा जब वहाँ पे अनाउंस कर रही थी, ये स्टेज 4 दिन में बना है, जब 4 दिन में स्टेज बन रहा था उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? सवाल तो ये बनते हैं। आप ये देखिए कि कल अगर जलसे के लिए अवाम निकलते हैं, PTI बड़ी तादाद में निकल रही है, ऊपर से मसीही बरादरी उनके मद्दे मुकाबिल निकल आती है, तसादुम तो होगा ना। उस तसादुम का जिम्मेदार कौन है? इसमें आप क्या समझते हैं कि किसको वो किरदार अदा करना चाहिए कि मामला यहीं पर ठंडा हो जाए, ये किसी आप बाय प्रोसीजर आ जाए और मामला
ठीक ठाक हो? देखिए जी, इस पर बड़ी सिंपल सी बात है। इस पर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो ज़िम्मेदारान उनको भी आना चाहिए। एक जलसा है, जलसा हो जाएगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे आपने बाकी शहरों में जलसों की इजाज़त दी, वहाँ पर भी दे देनी चाहिए। अगर आप ये समझें कि वहाँ पर अब आप किसी और ग्राउंड में उन्हें कैसे शिफ्ट हो जाए, तो किसी एक और ग्राउंड में एक रात में स्टेज मुमकिन नहीं है बनना, एक रात में बाकी इंतजाम करने मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि वो ग्राउंड जो है सिर्फ मजहबी इज्तिमात के लिए इस्तेमाल होती थी, तो जिस तरह हमारे नुमाइंदे वहाँ पे कालू साहब ने बताया है कि हर इतवार के रोज़ वहाँ पे इतना रश होता है, हर गेम वहाँ खेली जाती है, तो उस वक़्त क्यों नहीं कहा गया कि इस ग्राउंड में ये इस्तेमाल ना हो? उस वक़्त क्यों नहीं उस चीज़ को रोका गया? ये सिर्फ एक सियासी तौर पर मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी तौर पर यह सारा कुछ किया जा रहा है, सियासी तौर पर ये सारे मामला चल रहे हैं। क्या मुख्तलिफ जो ऐसी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जलसे नहीं होते? क्या वहाँ पे खेलों के मुकाबले नहीं होते? क्या वहाँ पे तकरीबात नहीं होती? ये सारा कुछ होता है। और ये एक सियासी एक इशू बनाया जा रहा है ताकि सियासी और मजहबी इशू बनाकर इसको इंटरनेशनल सतह पे उठाया जाए। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मजहबी फसाद हो, कोई भी मजहबी इख्तलाफ हो, कोई भी ऐसा इशू हो जिससे पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जंग अंसाई हो। तो ये अब सियासी जमातों को बैठ के सोचना होगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये मामला जो है कल सुबह तक हल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो इस पर मुतहर्रक हो चुकी है। अब असिस्टेंट कमिश्नर जो AC है उस पर नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि वहाँ की जो पुलिस है वो खुद इसको देख रही है और वो अच्छे तरीके से कह लेकिन मुझे तो ये भी इतला मिली है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके मकामी जो लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि अब ये पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए। खान साहब की तकरीर का कल का आप महवर क्या देखते हैं? उनकी रोज़ जो तकरीर हो रही है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर हो रहा है। सियालकोट के जलसे में कुछ एडिशन देख रहे हैं? बिल्कुल होगा जी। कल सियालकोट के जलसे में खान साहब कुछ अहम ऐलान करेंगे जो मुतवक्के हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 20 तारीख को तो ऐलान होगा, कितनी तारीख को जाना है हम वो डेट बचा चुके हैं। जब वो ऐलान करेंगे तो हम अपना क्लिप निकाल के सामने ले आएंगे। तो वहाँ पे कल ख्वाजा आसफ़ को ललकारा जाएगा, ख्वाजा आसफ़ साहब के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की जाएगी। तो खान साहब की सियालकोट, गुजरांवाला, ये 2 और फैसलाबाद, ये 3 जलसे बड़े अहमियत के हामिल हैं। और इन 3 जलसों से PTI जो है वो पंजाब के अंदर उनकी PTI की, क्योंकि ये आप ज़हन में रखिएगा, फैसलाबाद नून लीग, सियालकोट नून लीग, गुजरांवाला नून लीग, ये 3 उसके घर हैं। और जब इन तीनों यहाँ पे अगर आप बड़े जलसे करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इमेज को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।